इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का यूनियन बजट पेश किया है, जो देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा बजट दिया है जो सबका साथ, सबका विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देता है। इसे डेवलप्ड इंडिया बजट 2025 कहा जा रहा है और ये 44 करोड़ भारतीयों की आशाओं को पूरा करने और देश को ग्रोथ की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करता है। ये बजट ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में काफी उथल-पुथल मची है। डोमेस्टिक कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करके सरकार एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। डेवलप्ड इंडिया बजट 2025 सिर्फ पैसों के बंटवारे का स्टेटमेंट नहीं है। ये भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का पावर हाउस बनाने का रोड मैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी के साथ भविष्य के विकास के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करना लोगों को केंद्र में रखने वाले अप्रोच को दिखाता है, जिसका उद्देश्य हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है। आगे हम डेवलप्ड इंडिया बजट 2025 के स्पेसिफिक्स में जाएंगे और देखेंगे कि इसका अलग-अलग सेक्टर्स और आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इनकम टैक्स में बदलाव से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक हम बजट की बारीकियों और आने वाले साल के लिए इसके मायने समझेंगे। डेवलप्ड इंडिया बजट 2025 का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव। टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए सरकार ने नए टैक्स स्लैब बनाए हैं और बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत जिन लोगों की सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे खर्चा बढ़ेगा और इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। नए टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं: 0 से 4 लाख रुपए 0%, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए और उससे ज्यादा 30%। इसके अलावा सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 86A के तहत एक्सेम्पशन लिमिट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है, वो टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं, जिससे उनका टैक्स और कम हो जाएगा। इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम रिबेट भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है, जिससे टैक्स पेयर्स को और राहत मिलेगी। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में ये बदलाव एक अच्छा कदम है, जिससे टैक्स सिस्टम आसान होता है और मिडिल क्लास को जरूरी राहत मिलती है। बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट बढ़ने और नए टैक्स स्लैब से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, सेविंग्स को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। भारत की इकोनॉमी में खेती के रोल को समझते हुए डेवलप्ड इंडिया बजट 2025 में किसानों को सशक्त बनाने और खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए काफी पैसे दिए गए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को मजबूत करने के लिए कई इंपॉर्टेंट योजनाओं का ऐलान किया गया है। एक इंपॉर्टेंट ऐलान है किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना। इससे किसानों को ज्यादा लोन मिलेगा, जिससे वो बेहतर बीज, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा सकेंगे, जिससे ज्यादा फसल होगी और आमदनी बढ़ेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री धन धन्या कृषि योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है, जो देश भर के 100 जिलों में चलाई जाएगी। इस योजना से दालों का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे खाने की सिक्योरिटी बढ़ेगी और इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम होगी। खेती को और मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जा रहा है, जो 6 साल का प्रोग्राम है और इसका मकसद दालों के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना है। इस मिशन में रिसर्च, टेक्नोलॉजी को अपनाना और किसानों के लिए मार्केट की सुविधा देना शामिल है। इन सब के अलावा बिहार में एक मेवा बोर्ड बनाया जाएगा, जो मखाने के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये बोर्ड मखाने की खेती, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देगा, जिससे ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को फायदा होगा। डेवलप्ड इंडिया बजट 2025 से पता चलता है कि सरकार खेती को फिर से जीवंत बनाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। किसानों को सशक्त बनाकर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर और खेती के बेहतर तरीकों को बढ़ावा देकर
बजट का मकसद खाने की सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, ग्रामीण इलाकों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना और ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ग्रोथ के आधार। चलो देखते हैं कि यह बजट इंडिया के लोगों में कैसे इन्वेस्ट करता है। देखो, यहां फोकस एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर है। ये चीजें एक अच्छे समाज के लिए जरूरी हैं। गवर्नमेंट ने काफी पैसे दिए हैं ताकि हर किसी को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर मिले। इसके अलावा गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए भी काफी कुछ किया जा रहा है। इन चीजों में इन्वेस्ट करके बजट का मकसद सबके लिए एक बेहतर और खुशहाल देश बनाना है। मतलब लोगों को सशक्त बनाना और सबको आगे बढ़ने का मौका देना। कर्नाटक बाकी स्टेट्स की तरह यूनियन बजट से कुछ उम्मीदें रखता है। स्टेट को उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके अलावा खेती को सब्सिडी और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के जरिए बढ़ावा देने में भी काफी रुचि है। कर्नाटक के लोग एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए भी ज्यादा फंडिंग की उम्मीद करते हैं ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलबीइंग सुनिश्चित हो सके। अब फाइनेंशियल डेटा पर गौर करते हैं। यूनियन बजट में गवर्नमेंट की आमदनी और खर्चे के बारे में बताया गया है। फिस्कल डेफिसिट को समझना जरूरी है, जो गवर्नमेंट की टोटल आमदनी और टोटल खर्चे का अंतर होता है। कम फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बेहतर फाइनेंशियल हेल्थ। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में पैसे कैसे बांटे गए हैं, ये देखने से गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं और इकोनॉमी की